हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडीज से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। सो दोस्तों, आई होप आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे और आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका होगा या फिर आपने पूरा सिलेबस भी अपना कवर कर लिया होगा। तो अब आपको रिवीजन की ज़रूरत है या फिर अगर आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए ही हैं, क्योंकि इन वीडियोस में हम जो 10th क्लास की साइंस है उसके चैप्टर वाइज नोट्स डिस्कस करेंगे, जो कि आपको रिवीजन में या फिर आपके अगर कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर नहीं है तो उसमें आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है चैप्टर फर्स्ट को लेकर ही, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें क्लियर कर ली हैं, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन आते हैं पदार्थ में, साथ ही साथ रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जैसे आपका संयोजन अभिक्रिया हो गई, वियोजन अभिक्रिया हो गई, तो इनके कुछ कुछ प्रकार हमने डिस्कस करे थे। साथ ही हमने कुछ फॉर्मूले भी डिस्कस करे थे, जिसमें आपका बुझे हुए चूने का सूत्र हो गया जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। साथ ही बिना बुझे चूने का सूत्र हो गया जिसे हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। साथ ही आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई, उसके उदाहरण हो गए। इसके अलावा फिर कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, इनके कलर, साथ ही साथ फिर दीवार पर सफेदी किसके द्वारा की जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। साथ ही साथ फिर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से सफेदी करने के बाद उसे सूख जाती है तो वो किस में परिवर्तित हो जाती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण हमारी दीवार चमकती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से ये डिस्कस करा था। इसके साथ ही फिर हमने ऊष्मीय वियोजन के कुछ प्रकार डिस्कस करे थे, जिसमें हमने देखा था कि लेड नाइट्रेट किस प्रकार से ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर लेड ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो आपके एक भूरे कलर की गैस होती है। इसी के साथ फिर हमने विद्युत वियोजन देखा था, जिसमें आपका जल टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग बढ़ जाता है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, तो बहुत ही आसान है। प्रकाशीय वियोजन अर्थात ऐसा वियोजन, ऐसा तोड़ जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे आपका ये सिल्वर क्लोराइड दे रखा है, तो सिल्वर क्लोराइड की जब हम प्रकाशीय की उपस्थिति में इसका अभिक्रिया करवाते हैं तो ये टूटकर सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग बढ़ जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। अब इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड AgCl जिसे हम कहते हैं, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वो धूसर रंग में बदल जाता है। ठीक है, जब भी सूर्य की प्रकाश से इस सिल्वर क्लोराइड की अभिक्रिया होती है तो उसका कलर चेंज होकर वो धूसर कलर में बदल जाता है। इसीलिए इसकी अभिक्रिया सूर्य के साथ ना हो, इस सूर्य के संपर्क में ना आए और इसका कलर चेंज ना हो, इसलिए इसको काले कलर की बोतल में रखा जाता है। तो ये आपसे DU BEd में पूछा जा सकता है कि जो आपका सिल्वर क्लोराइड है उसको काले रंग की बोतल में क्यों रखा जाता है, इसके पीछे क्या कारण होता है। ठीक है, तो आप सिंपल सा ही लॉजिक वहां पे दे सकते हैं। इसके अलावा इस अभिक्रिया का प्रयोग आपका श्वेत श्याम फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ये ऊष्मा शोषी जो अभिक्रिया है ये आपकी वियोजन अभिक्रिया का ही एक अंग है, जिसमें हम देखते हैं डेफिनेशंस की। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, विद्युत या प्रकाश की आवश्यकता होती है, उन अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जितनी भी हमने ऊपर अभिक्रियाएं डिस्कस करी है वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत जो आती है, जिसमें आपका विद्युत वियोजन हो गया, प्रकाशीय वियोजन हो गया, ऊष्मीय वियोजन हो गया, तो इन सभी प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी अभिक्रियाओं में हमें ऊष्मा की उपस्थिति या फिर विद्युत की उपस्थिति या फिर प्रकाश की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, इसलिए हम इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है। अब ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है जिसमें आपके जो दो यौगिक होते हैं उनके बीच एक जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व होता है, तो वो आपस में रिप्लेस हो जाते हैं और एक नए यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका उदाहरण हम अभी नीचे देखेंगे। और जो नेक्स्ट है ये CuO+H2 डैश ऊष्मा Cu+H2O, ये जो अभिक्रिया है ये आपकी सिंपली रेडॉक्स अभिक्रिया को दिखा रहा है, जिसमें आपका
एक पदार्थ यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है तो हाइड्रोजन में कमी होती हुई दिख रही है, या फिर हाइड्रोजन में भी वृद्धि हो रही है और ऑक्सीजन में भी वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक पदार्थ उपचयित और एक पदार्थ अपचयित हो रहा होता है। जैसे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो कॉपर कहीं ना कहीं अपचयित हो रहा है, क्योंकि कॉपर से ऑक्सीजन हट गया और वो जुड़ गया H2O के साथ, तो H2O में ऑक्सीजन बढ़ गया, तो एक तरह से कॉपर अपचयित हो गया और दूसरी तरह H2 जो है वो उपचयित हो गया। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, जिसमें एक अपचयित हो रहा है और एक उपचयित हो रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका, श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? तो श्वसन एक उपचयन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि पूछा भी गया था DU BEd एंट्रेंस एग्जाम में, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से अभिक्रियाओं को लेकर एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसे आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कॉपर वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करके कॉपर कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, और इससे जो तांबे पे एक नई कोटिंग, हरे कलर की कोटिंग जम जाती है, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में जानते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CuCO3 होता है, बट इसका विस्तारित रूप से फॉर्मूला देखें तो Cu2CO3OH2 होता है। ठीक है, जबकि हम कॉपर कार्बोनेट को सिंपली CuCO3 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2 से अभिक्रिया कर बेरियम सल्फेट BaSO4 तथा सोडियम क्लोराइड NaCl का निर्माण करता है। अब जैसे मैंने आपको ऊपर द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताया था, तो ये उसी का एक उदाहरण है, जहां पे दो यौगिकों के बीच में अभिक्रिया हो रही है और दो नए यौगिकों का निर्माण हो रहा है। जैसे आपका सोडियम सल्फेट था, उसने बेरियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करी। अब जो सोडियम है वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है बेरियम से, तो वो क्या करेगा, बेरियम को विस्थापित कर देगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा, और जो बेरियम है वो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। तो इस तरह से ये अभिक्रिया होती है, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, इस प्रकार इस अभिक्रिया में BaSO4 सफेद रंग के एक अवक्षेप का निर्माण होता है। तो ये बेरियम जो सल्फेट नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, नए यौगिक का निर्माण हुआ है, ये सफेद कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका है, जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट विलयन के साथ परखनली में डाला जाता है, तब किस अवक्षेप का निर्माण होता है और वे किस कलर का होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, जब पोटेशियम आयोडाइड को यानी कि Ki को हम लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनता है आगे जाकर, लेड आयोडाइड, जो कि एक पीले कलर का हो जाता है, और जो पोटेशियम आपका नाइट्रेट है वो बनता है। तो इस तरह से जो लेड नाइट्रेट है वो चेंज हो जाता है लेड आयोडाइड में, जिसका रंग होता है पीला। ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं कि किन किन दो पदार्थों का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका, चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से चांदी प्राप्त करने के लिए किस धातु के साथ विस्थापन अभिक्रिया करवाई जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चांदी के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से चांदी प्राप्त करने के लिए किस धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है? तो ये आपकी कॉपर के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, जिससे हमें चांदी की प्राप्ति होती है। जैसे अब ये चांदी का जो फॉर्मूला है वो सिल्वर नाइट्रेट है, NO3 नाइट्रेट है, प्लस कॉपर उसके साथ जोड़ रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कॉपर ने चांदी को विस्थापित कर दिया और कॉपर नाइट्रेट हो चुका है यहाँ पे, और जो Ag था, जो सिल्वर था, वो अलग हो चुका है। इस प्रकार हमें सिल्वर की प्राप्ति हो गई और कॉपर नाइट्रेट बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें एक एकल तत्व ने उसके यौगिक से उसको अलग करके एक नए यौगिक का निर्माण करा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे विस्थापन अभिक्रिया का नाम देते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हमने जाना। बेसिकली इस चैप्टर में कुछ अभिक्रियाएं, जैसे आपका संयोजन हो गई, वियोजन हो गई, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। तो ये कुछ अभिक्रियाओं के नाम है जिन्हें आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अगर अब भी कोई क्लियर चीजें नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आई विल बी टेलिंग यू ऑल द कमेंट्स
and answering you the best to my knowledge. Okay, so thank you very much for watching this video. Let's meet in another video. Till the time, you can subscribe our channel for getting more videos like this only. And in upcoming videos, I will be telling you more concepts related to science only, and your chemistry is going to be finished in this week only. And after that, we will be starting new biology or environmental science. So let's see. First of all, we will finish this chemistry in this week, and then we will start further to biology. Okay, so thank you so much once again. Bye bye, have a nice day, take care.